चलो बताइए सब्सिडी बुक्स क्या होता है। देखो मैंने आपको बताया था, जब भी आप एंट्री पास करते हो, जब भी आप फर्स्ट टाइम अपनी अकाउंटिंग पास करोगे, तो फर्स्ट टाइम के लिए जो बुक यूज होती है उन्हें प्यार से बोलते हैं प्राइमरी बुक। क्या बोलते हैं उनको प्यार से? प्राइमरी बुक का मतलब है जिसमें आप फर्स्ट टाइम लिखते हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी। अब ये प्राइमरी बुक में एक तो होता है जर्नल। क्या आता है? मैंने आपको बताया था, जब बिजनेसमैन छोटा होता है तो वो सारे ट्रांजेक्शन एक ही बुक में मेंटेन करता है, उसका नाम है जर्नल। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, तुम छोटू थे, नंगू पुंगू घुमा करते थे, तब तुमने एक ही बुक मेंटेन की होगी, वो या स्लेट पे लिखा होगा, वो जर्नल टाइप हो गया, तो सब उसमें ही आता है। फिर जैसे तुम बड़े होते हो वैसे वैसे हम क्या करते हैं, अलग अलग बुक मेंटेन करते हैं। उन्हीं अलग अलग बुक को क्या बोलते हैं प्यार से? सब्सिडरी बुक्स। तो जब ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है बिजनेस में तो हम डिफरेंट डिफरेंट बुक मेंटेन करते हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट बुक को हम क्या बोलते हैं प्यार से? सब्सिडरी बुक। बराबर है। अब ये जो सब्सिडरी बुक होती है कितने टाइप की होती है पहले वो सुनो। तो मेरे बिजनेस में जो जो मेन ट्रांजेक्शन होते हैं उनके लिए अलग अलग बुक मेंटेन करेगा। जैसे मेरे बुक्स में, मेरे ट्रांजेक्शन बुक्स में कैश में पैसा आता है, कैश में आता है, चेक से आता है, तो उसके लिए मैं अलग से बुक मेंटेन कर रहा हूँ, उसका नाम है कैश बुक। वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके कैश बुक। उसके अलावा भी मेरे बिजनेस में क्या होता होगा? परचेज। तो उसके लिए जो बुक मेंटेन करूंगा कौन सी होगी? परचेज बुक। मेरे बिजनेस में सेल होता होगा, उसके लिए जो बुक मेंटेन करूंगा उसे क्या बोलेंगे? सेल बुक। अब परचेज बहुत हुआ तो रिटर्न भी तो बहुत होता होगा, तो उसके लिए जो मेंटेन करूंगा उसे क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न बुक। सेल भी तो बहुत हुआ है, सेल रिटर्न भी तो होता होगा, उसके लिए कौन सा बुक मेंटेन करूंगा? सेल्स रिटर्न बुक। इसके अलावा मैंने बताया था पहले के जमाने में बिल्स पेबल और बिल रिसेबल बहुत चलते थे, उसके लिए कौन सा मेंटेन होता है? बिल रिसेबल और बिल्स पेबल। और फिर बचा हुआ जो हो गया, जो कचरा रह गया जिसका कोई नहीं है, उसके लिए जर्नल प्रॉपर। क्या उसका? तो बेसारों का सारा कौन सा बेटा? जर्नल प्रॉपर। ये होता है सब्सिडी बुक्स। इसमें से एक बुक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैश बुक। बराबर है। अब दूसरी वाली पढ़नी है। अब देखो कौन सी बुक्स में क्या क्या आता है वो देख लो। नंबर 1 बुक कैश बुक। कैश में क्या रिकॉर्ड होता है बेटा? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश इंक्लूडिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट इनटू द बैंक। समझ में आया तुमको? चलो अब दूसरा बुक कौन सा है? अब परचेज बुक में क्या आएगा? क्या आएगा? परचेज। पर परचेज क्या? असेट परचेज, गुड्स। गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? जो अपने बिजनेस का कमोडिटीज है, मतलब जिसमें अपन बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने लिए क्या हो गया बेटा? गुड्स। ये बताओ सीए हब के लिए एसी गुड्स है कि नहीं है? असेट, फिक्स असेट। पर अगर मान लो मैं गोदरेज कंपनी होती और मैं एसी बेच रही होती, मेरे पास में एसी पड़े होते, तो मेरे लिए गुड्स होता। ये सैमसंग कंपनी जो टैब जो है, ये मेरे लिए क्या है? गुड्स है कि असेट है? असेट मतलब फिक्स असेट। अगर मैं सैमसंग कंपनी होती और मैं टैब बेच रही होती, मेरे पास में 100 टैब पड़े, तो मेरे लिए क्या होते हैं? गुड्स। तो ये परचेज बुक में क्या फिक्स असेट परचेज आएगा, गुड्स परचेज आएगा? कौन सा परचेज आएगा? गुड्स परचेज। अरे ये सुनो, अब सुनना ध्यान से। मैंने गुड्स परचेज किया और कैश में किया। किसमें किया? तो कैश बुक में आएगा, इस बुक में नहीं आएगा। अगर कैश में चेक से बैंक में पेमेंट आया गया है तो किसी भी हालत में दूसरी बुक को लाना ही नहीं है। वो कौन सी बुक है? कैश बुक। उसमें ही आएगा। तो अगर कैश में गुड खरीदा है तो इधर नहीं आएगा। तो इधर कौन सा वाला गुड्स यहाँ पे आएगा? जो किसमें खरीदा होगा? क्रेडिट में। बराबर है। तो जो क्रेडिट में गुड्स खरीदा है वो यहाँ पे आएगा। तो देखो क्या लिखा? रिकॉर्ड द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ना कि कैश परचेज। चलो अब आता है परचेज रिटर्न बुक। इसमें क्या आएगा? जो परचेज किया था अगर वो रिटर्न किया तो इसमें आ जाएगा। अब मेरा डाउट है, अगर मैंने कैश में परचेज किया था और वो रिटर्न किया तो वो इस बुक में आएगा कि कैश बुक में आएगा? कैश बुक में। इस परचेज रिटर्न में जो ऊपर परचेज बुक में जो आया था वो अगर रिटर्न हुआ तो ही आएगा। यस, उधार पे जो आपने माल लिया होगा, अगर वो वापस किया
तो ही इसमें आएगा। कैश में लिया और वापस किया तो वो इसमें नहीं आएगा। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, अब आते हैं सेल्स बुक पे। इसमें क्या आएगा बेटा? जो आपने सेल किया है। बट अगेन मैं सेल दो टाइप से करता हूँ, कैश में भी करता हूँ एंड क्रेडिट में भी करता हूँ। इस वाली बुक में कौन सा सेल आएगा? द क्रेडिट सेल। कैश वाला नहीं, क्योंकि कैश वाला कहाँ पाएगा? कैश में। सेल्स रिटर्न बुक, अब इसमें कौन सा रिटर्न आएगा? कैश वाला या क्रेडिट वाला? अगेन क्रेडिट वाला। ठीक है, चलो। बिल रिसीवेबल मैंने बताया, जो आप पार्टी से बिल लेते हो वो बिल रिसीवेबल में आ जाएगा, और जो आपने बिल इशू किया वो कहाँ पे आ जाएगा? बिल्स पेबल में। अब बचा हुआ जो कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ वो कहाँ पे आ जाएगा? जर्नल में प्रॉपर। तो इस तरह से ये टोटल बुक होती है। कितनी बुक हो गई बेटा? 7 बुक। कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल और जर्नल प्रॉपर। 8 हो गया। 7 मेन होगी, 8वीं बेसहारों का सहारा। बराबर ना? 7 मेन है और 8वीं की कौन है? बेसहारों का सहारा। हाँ, जनरल प्रॉपर में जो कहीं पे भी नहीं आया वो यहाँ पे आ जाएगा, लाइक डेप्रिसिएशन। अच्छा, मान लो ये एसी है ना, मैंने विजय सेल्स से खरीदा है, बट क्रेडिट में खरीदा है, वो मेरे चाचा जी का लड़का है, मान लेते हैं। मैंने बोला पैसे 2 महीने बाद दूंगा, उसने बोला ओके। अब बताओ ये एसी सी है, अब किस बुक में लिखेगा? परचेज बुक में कैसे लिखेगा? गुड थोड़ी है मेरा, अभी तो तुमने बोला। अब देखो, इसका कोई बुक नहीं है। एसी खरीदा, कैश में खरीदा तो कैश बुक में, बट क्रेडिट में खरीदा तो इसका कोई बुक नहीं है, तो ये कहाँ पे आएगा बेटा? जनरल प्रॉपर। समझ में आया? अरे मुन्ना, समझा? तेरा गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, जल गया, कहाँ पे आएगा? प्रॉपर में। समझ रहा है? एंट्री जनरल प्रॉपर क्या आएगा? जिसका कोई अलग से बुक नहीं है, जो ना सेल है, ना परचेज है, ना रिटर्न है, ना बिल्स है, ना बिल्स पेबल है, ना कैश में है, तो कहाँ पे आएगा? यस। तो पहला काम तो हमको एग्जाम में यही करना है, अगर सब्सिडी बुक बनाने का पूछे तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन उस बुक में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो जरूरी नहीं कि सारे आएंगे वो ट्रांजेक्शन नहीं दे रखे होंगे, कुछ नहीं आने वाले भी दे रखे होंगे, और तुम उसको भी जबरदस्ती लिख के आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो, अब क्या लगता है तुमको, ये सब्सिडी बुक क्यों बनाते हो? क्या एडवांटेज होते होंगे? वेरी गुड। एक तो क्या होता है कि सेपरेट काम हो जाता है। जैसे मान लो मेरी रिलायंस इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है? और इतने में इसमें दिन के लाख लाख ट्रांजेक्शन होते हैं, अब सब मैं ही लिखूंगा तो फिर खत्म हो गया मैं। तो मैंने क्या किया, अपने अलग अलग लोग बना दिए कि तू परचेज का एंट्री रिकॉर्ड करना, तू सेल का करना, तू रिटर्न का करना, तू जनरल प्रॉपर का करना, ऐसा। तो इससे क्या हुआ, मेरा एक काम जो मुझे सब करना था वो अलग अलग काम हो गया। इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्या बोलते हैं इसको? तो मुझे बताओ, क्या ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नंबर 2, अब क्या होगा, इससे जो लोग वो पर्टिकुलर काम कर रहे हैं वो स्पेशलाइज बन जाएंगे। अब मान लो मैं ही सब काम कर रहा हूँ, तो कई बार मैं चला गया छोड़ के और दूसरा बंदा आ गया, तो उसको बेचारा सब काम सीखना पड़ेगा, बहुत टाइम चला जाएगा। अब क्या हो गया, मान लो वो तुमने सिर्फ परचेज बुक ली किया है, तो तुम उसमें स्पेशलाइज हो गए। क्या हो गया उसमें? तो अगर तुम छोड़ के चले गए तो मेरी बाकी बुक में कोई फर्क पड़ने वाला? सिर्फ तुम्हारा वाला ही मुझे लोग ढूंढना है। सेल्स बुक का बंदा वो स्पेशलाइज है, वो करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। तो ये भी हो गया सेविंग ऑफ टाइम। एक ही बंदा सब लिखेगा और अलग अलग लोग कुछ कुछ लिखेंगे, तो जल्दी काम कौन सा वाले होगा? इस वाले में होगा। चलो, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर जब मुझे कोई ढूंढना पड़ेगा तो क्या मुझे सारी बुक ढूंढनी है कि पर्टिकुलर वो बुक ही ढूंढनी है? तो आराम से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अपने को। हाँ, चेकिंग। अगर मान लो पता चला मैंने सेल्स में गड़बड़ कर ली है और मैंने सब जनरल में लिखा है, तो मुझे सारी बुक ढूंढनी पड़ेगी। अगर मान लो मैंने अलग अलग लिखा है और सेल्स में गड़बड़ हुई, तो क्या मुझे सारी बुक ढूंढनी है कि सिर्फ सेल्स वाली बुक ढूंढनी है? तो ये अपना एक क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। चलो, अब एक एक बुक पढ़ते हैं। कैश बुक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसकी पंचायत करेंगे। अब नंबर 2 बुक पे आते हैं, उसका नाम है परचेज बुक। क्या नाम है उसका?
जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या क्या आएगा, बताओ परचेज बुक में क्या क्या चीज आएगी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ, वो ध्यान रखना। अब ये कैसे बनता है वो देख लो। सबसे पहले बुक के लिए फॉर्मेट नॉर्मली होगा डेट, पर्टिकुलर्स, फिर 2 कॉलम अमाउंट के, एक डिटेल्स में जिसमें आप डिस्काउंट दे रहे हो वो सब उधर हो जाएगा, एक फाइनल अमाउंट जो आउटपुट कॉलम में आएगा। तो 2 कॉलम होगा, एक डिटेल का होगा, दूसरा कौन सा होगा? फाइनल अमाउंट होगा, जिसे अपन अमाउंट बोलेंगे। इस तरह से ये फॉर्मेट होगा। ये पढ़ लो, 2 लाइन दे रखी है, 2 पॉइंट याद रखना तुमको खासकर इसमें। पढ़ लिया? वही जो हमने बात की थी। अब देखो, इलस्ट्रेशन 1 है आपको परचेज बुक बनाने का। क्या बनाने का बेटा? चलो, द रफ बुक ऑफ मैसेज नारायण एंड कंपनी कंटेन द फॉलोइंग। फेब 1 परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। पहले मुझे बताओ, क्या ये परचेज बुक में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बराबर ना? चलो, परचेज फॉर कैश फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट, क्यों नहीं आएगा? तो कैश में जाएगा, इधर आएगा ही नहीं, तो ये वाली चीज नहीं आएगी। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, क्यों नहीं आएगा? गुड्स नहीं है, फिक्स असेट है, ये भी नहीं आएगा। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर एंड कंपनी, ये आएगा। परचेज 1 डजन जेल पेन फ्रॉम वर्मा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ये आएगा, ये भी आएगा। तो इसका मतलब 5 चीजें हमारे पास में, 5 में से 5 के 5 नहीं आएंगे, 5 में से 3 आएंगे। कितने आएंगे? तो मैंने क्या बोला, पहले ये आइडेंटिफाई करना कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। क्या बोला, समझ में आया? चलो, अब कैसे करेंगे अपन वो देख लो। ठीक है, यूनिट 4 सब्सिडरी बुक। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 1, यहाँ पे अपन बना रहे हैं परचेज बुक। हाँ, क्या बात करते हैं? आएगा, अभी क्वेश्चन पढ़ो आएगा, ठीक है। पहले फॉर्मेट देख लो। डेट, पर्टिकुलर, 2 अमाउंट के कॉलम, बराबर ना? ठीक है, अब ये देखो, ये है फॉर्मेट। फॉर्मेट देख लो, डाउट है तो बताओ। चिल्ड्रन, अब सुनो, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि अपन स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं? स्टेशनरी का। ठीक है, तो जो भी स्टेशनरी रिलेटेड चीज होगी वो सब अपनी गुड्स होगी।
तो इसने पहले बोला परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ऐसा बोला कि नहीं बोला है? तो जब भी मैं परचेज बुक बनाऊंगा सबसे पहले मैं डेट लिखूंगा, डेट है 2022 फेब 1, तो 2022 फेब 1। अब आपको सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है जिससे आप परचेज करो, मेन वही है। क्या नाम है बेटा? ब्राउन एंड कंपनी। तो ब्राउन रंग दे, बराबर ना, ब्राउन एंड कंपनी। अब आपने नाम लिख दिया। अभी इसमें जो आइटम है वो आपको नीचे लिखनी है। क्या आइटम है देखो बेटा, 5 ग्रॉस पेंसिल, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट रुपीज 100 रुपीज पर ग्रॉस। कितना होता है बेटा? 500। क्या बोला, समझ में आया तुमको? अरे क्या बोला, कुछ समझ आया तुमको? वापस पढ़ो। परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी, ठीक है, 5 ग्रॉस पेंसिल एट रुपीज 100 पर ग्रॉस। अभी ग्रॉस क्या होता है? जब 12 दर्जन इकट्ठा होते हैं ना तब एक ग्रॉस होता है। समझ में आया? जब 12 दर्जन इकट्ठा होते तो क्या होता है? एक ग्रॉस। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि आपने पेंसिल ली, क्या ली? एक बॉक्स में 12 पेंसिल आते हैं, बराबर ना? तो वो एक डजन पेंसिल हुई कि नहीं हुई? अब ऐसे ऐसे 12 बॉक्स इकट्ठा कर लो तो उसे बोलते ग्रॉस। क्या बोलते हैं उसको? पर हमको सोचना नहीं है, हमको पता है कि 5 ग्रॉस लिया और 1 ग्रॉस का ही पैसा दे रखा है। अरे क्या बोला, समझ में आया? तो दिक्कत ही नहीं अपने को। तो अपने क्या किया देखो, 5 ग्रॉस 100 रुपए ग्रॉस का, तो टोटल कितना हो गया पैसा? 500 रुपए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो। 1 ग्रॉस रजिस्टर, सॉरी, अब यहां पे बताओ, यहां पे 240 रुपीज पर डजन दे रखा है। अब यहाँ पे ग्रॉस 240 पर ग्रॉस रजिस्टर नहीं है। पर ग्रॉस होता तो मैं क्या करता, 240 इंटू 1 कर लेता, पर यहाँ पे क्या है? डजन। अब बताओ एक ग्रॉस में कितने डजन होते हैं? 12। तो इसका मतलब एक तरह से ये क्या हो गया? 12 इंटू 240 हो गया ना, 2880। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ग्रॉस इज इक्वल टू 12 डजन। क्या बोला, समझ में आया? इसके लिए अपने 12 इंटू 240 कर लिया, तो ये आ गया 2880। क्या यहां तक तुमको समझ में आया? आगे देखो। अब इसको टोटल मार देते इधर, ये इनर कॉलम में टोटल कर रहा है, कितना हो गया बताओ? 3380। क्या ये समझ में आया सबको? चलो अब समझो। अब इसने बोला डिस्काउंट मिलेगा, क्या मिलेगा? अच्छा वो कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। तो यहां पे मैं लिखता हूं लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 338। तो अब मुझे तो फाइनल परचेज कितने का हो गया? ये वाला। तो ऐसा बोलेंगे जो परचेज अपने ब्राउन कंपनी से किया वो कितना हुआ है? 3042। ये तो बाकी सब तो अंदर इंफॉर्मेशन है, मेन तो एंट्री ये हुई है। ग्रॉस का मतलब होता है जब 12 डजन इकट्ठा होते हैं। हाँ मैंने लिखा भी है नीचे देखो, 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन। यस 144। अगर ऐसा पर पेंसिल दे रखा होता तो 144 से मल्टीप्लाई करता, पर इसने पर डजन का रेट दे रखा है ना, तो फिर अपने को डजन में चाहिए होगा। चलो बताओ क्या ये तुमको समझ में आया? ये हो गया 1 का। अब 2 तारीख को तो मतलब भी नहीं है, 3 को मतलब नहीं, 4 को आएंगे भैया द पेपर एंड कंपनी।
सबसे पहले कंपनी का नाम, द पेपर कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का नाम लिखना है। अब आइटम लिखनी है, 5 रीम ऑफ व्हाइट पेपर। अब रिम मतलब क्या होता है, आपको पता है? पेपर जो आते हैं वो एक बंडल में आते हैं, उस बंडल को रिम बोलते हैं। अगर उसमें 500 पेपर है, कितने पेपर है, मतलब 500 पेपर का जो एक बंडल होता है तो उसे अपन एक रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो बेसिकली समझ मतलब 500 पेजेस, बराबर है। अब हमको अगर रेट पर पेज दे रखी है तो हमको 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट अगर रेट भी रिम में दे रखी है तो दिक्कत, जैसे इसमें हुआ है 5 रिम लिए है, बट जो रेट है वो भी किसमें है, रिम में ही है। तो दिक्कत नहीं ना भाई, 5 रिम लिए, एक रिम का 100 रुपया, तो 5 रिम का कितना होता है, 500, 500 मिल गया। नीचे देखो 10 रिम और लिए हैं, अब जो रेट दे रखी है वो भी किसमें दे रखी है, रिम में ही है। क्या बोला, समझ में आया? तो ये हो गया 1500। अब अगर मान लो यहाँ पे रेट पर पेपर होती 10 रुपया, मान लो पर पेपर 10 रुपया पर पेपर, तो एक रिम में 500 पेपर होते हैं और 5 रिम में, तो 5 रिम इंटू 500, 2500 पेपर हो गया। और फिर 10 रुपया पर पेपर होता तो 2500 इंटू 10 करता। क्या बोले, समझ में आया? पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने उसे रिम रिम दे रखा है तो दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोला, समझ में आया? तुम आम लेने गए, क्या लेने गए? उसने बोला 1200 रुपया दर्जन। उसने क्या बोला, तुम 5 आम लेके आ गए, तो क्या 1200 देंगे उसको? 500 देंगे। क्या किया, 1200 डिवाइड बाय 12 किया तो एक आम का 100 रुपया हो गया, तो 5 आम लेके कितना हो गया, 5। अगर मैं बोलूं तुम 5 दर्जन लेके आ गए तो क्या 500 रुपए दोगे? बराबर ना? तो तुम यहाँ पे देखो 5 दर्जन है और 1 दर्जन का रेट है, तो 1200 रुपया 1 दर्जन का, तो 5 दर्जन का कितना हो गया, 6000 सीधा। क्या बोला, समझ में आया तुमको? बस तो यहाँ पे डजन डजन दे रखा है, जैसे यहाँ पे रिम रिम है तो दिक्कत की बात नहीं है। कितना हो गया दोनों मिला के, 2000। क्या कोई डिस्काउंट है? 10% ना, तो ये आउटर कॉलम में मेन अमाउंट आ जाएगा 1800 रुपया। चलो लास्ट दे रखा है, जेल पेन परचेज की अपन ने। फैब कौन सा है, डेट 5। पहले नाम लिखो कंपनी का। क्या नाम है, मैसर्स वर्मा ब्रदर्स। चलो अब आइटम लिखो अंदर 1 दर्जन जेल पेन। एट द रेट ऑफ रुपीज 15 रुपीज ईच। तो क्या 15 रुपए लिख दूं? नहीं, हमको पता है 1 दर्जन में 12 आइटम होती है और यहाँ पे पर आइटम का रेट दे रखा, तो 12 इंटू 15 करना पड़ेगा, 180। क्या इसमें कोई डिस्काउंट डिस्काउंट है? तो सीधा आउटर कॉलम में लिख दूं, तो सीधा आउटर कॉलम में लिख दो। अब बताओ टोटल कितना हो गया, कितना हुआ? हाँ 5022 बराबर ना, 5022 का अपना टोटल परचेज हुआ है। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये था परचेज बुक, किसी को भी नहीं समझाया तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? कॉपी करो। चलो आगे बढ़े।
ये हो गया अपना इलस्ट्रेशन, कौन सा हो गया बेटा, 1। अब इसमें ना थोड़ी कम चीजें थी, अब थोड़ी ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। पहले आपको सब्सिडी बुक्स में लिखने का है, फिर उससे लेजर पोस्टिंग करने का। लेजर पोस्टिंग बाद में बताऊंगा, पहले सब्सिडी बुक में लिखना सीख देते हैं। पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा, कौन सा नहीं आएगा। नंबर 1, परचेज फ्रॉम अजय एंटरप्राइज। क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि ऐसा कोई बोला ही नहीं है कैश में किया या कोई असेट लिया, ऐसा कुछ नहीं बोला है। दूसरा, परचेज फ्रॉम बालाजी ट्रेडर, ये भी आएगा। तीसरा, परचेज फ्रॉम तृप्ति इंडस्ट्री, तो इसका मतलब तीनों आएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो, 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल 120 रुपया पर डजन, 200 डजन पालकी लेदर चप्पल 300 रुपया पर डजन। ट्रेड डिस्काउंट, याद तो लास्ट समझ ऐसे ही हो गया। यहाँ पे एक नया चीज दे रखा, क्या देखा है? ट्रेड चार्जेस, माइनस थोड़ी होगा, बात करते हैं, ठीक है। इसमें भी ये है, इसमें भी ये, तो इन तीनों में अपने को एक नया चीज दे रखा है, फ्रेट चार्जेस। क्या दे रखा है अपने को? फ्रेट चार्जेस, ठीक है। अब इसको कैसे करना है? अब इसको करने के अगेन दो तरीके हैं। एक तो ये बुक वाला नया फॉर्मेट उसने यूज किया है, एक जो फॉर्मेट अपन यूज करते हैं उसी को कर लेते हैं। तो मैं आपको एक ही बताता हूँ, जो फॉर्मेट यूज कर रहे थे उसी में अपन कर लेंगे। क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो ये वाला फॉर्मेट ही अपन यूज करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, डिटेल्स, ठीक है। अभी सुनना, अभी मान लो यहाँ पे फ्रेट चार्जेस नया आया है, ठीक है। अब उसका लेजर भी पूछा है, लेजर नहीं पूछा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट लेजर भी पूछा है, अरे हाँ कि ना। तो अब यार दो काम कर सकते हो, या तो मैं इधर फ्रेट का अकाउंट बना दूं अलग से और फिर टोटल लिखूं, या फिर मैं नहीं करता हूँ, डिटेल में ही फ्रेट को ऐड कर लूंगा, तो वो चलेगा, बराबर है। तो आप ऐड तो कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लेजर पोस्टिंग करोगे तो दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो कोई बात नहीं, आएगी तो आएगी। हम एक ही चीज समझते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल। क्या लिखते हैं यहाँ पे बेटा? ठीक है, चल। अब यहाँ पे देखो क्या है, 2022 अप्रैल, कौन सी डेट है बेटा? 4 तारीख। सबसे पहले नाम, अजय एंटरप्राइज, ठीक है। अजय एंटरप्राइज लिख दिया, दिल्ली। क्या परचेज किया वो लिखना पड़ेगा अपने को अंदर, 100 डजन चप्पल एट द रेट ऑफ 120 पर करो, 12,000। फिर क्या, 200 डजन पालकी चप्पल एट द रेट ऑफ रुपीज 300 रुपया पर डजन। बराबर है, दो ही थे। अब इसका यहाँ पे हो जाएगा टोटल 72,000, और यहाँ पे माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना है? 10%,
कितना हो गया 7200 करो 64 बराबर है। अब इसमें ऐड करना है फ्रेट चार्जेस। कितना फ्रेट चार्जेस? तो टोटल जो परचेज, क्योंकि फ्रेट 150 का अपने उसको पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? सामने वाली पार्टी को। करो कितना हो गया? कितना? ये वाला। तो फाइनल परचेज ही हो गया। तो अजय एंटरप्राइज को कितना पे करना पड़ेगा? 64,950 का। क्या बोला, समझ में आया? फिर आगे अप्रैल, कौन सी डेट है बेटा? 15। ठीक है। तो मैंने बोला एक तो ये तरीका होता था करने का, एक और तरीका होता था जैसे मान लो का बंदा 64,800 ही यहाँ पे लिखा होता और यहाँ पे एक नया कॉलम बनाया होता फ्रेट का, और यहाँ पे फ्रेट लिख देता मान लो 150 का, बराबर है। तो इसके साथ में ये टोटल हो जाए 64,800 प्लस 150। क्या बोला, समझ में आया? तो ये भी हो सकता था। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं 64,950, ये भी चलता। तो ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों ही सही है। क्या बोला, समझ में आया? चलो ये रेट का 150 आ गया 64,950। चलो अप्रैल 15 पे आते हैं बेटा। बालाजी ट्रेडर्स, दिल्ली है। $50 डजन मैक्स शूज एट द रेट ऑफ ₹400 पर डजन। करो कितना होता है? 20 है ना, 16? 20 ना, 16 की बोल रहे 100 पेयर स्पोर्ट शूज। क्या हुआ? इसमें गलत है। अच्छा, इसमें अलग अमाउंट क्या? अच्छा, सही कर दो, सही कर दो, आप फिर काट के सही कर दो। बुक में, क्लास की बुक में अगर अमाउंट रॉन्ग है तो सही कर दो उसको, तो लिख दो। हो गया? चलो 100 पेयर स्पोर्ट शूज एट द रेट 140 ना, 140 पर पेयर, तो 100 इंटू 140 कितना होता है बेटा? 14,000, 14,000 दो ही है। कितना हो गया? 34,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 3400। चलो इतना आता है 30। अब ऐड कर लो फ्रेट का। क्या बोला, समझ में आया तुमको? लास्ट में है तृप्ति इंडस्ट्री। बहादुरगढ़।
चलो कितना आ गया 40 पेयर बराबर ना 40 पेयर शूज एट द रेट ऑफ रुपीज 400 पर पेयर कितना हो गया 16,000। फिर क्या है 100 डजन रोजेस है। ये अपना चप्पल एट द रेट ऑफ रुपीज 180 पर डजन कितना हो गया 18,000। टोटल मारो कितना डिस्काउंट है कितना है 10% ही है 30,000 कितना है 100 बराबर है। अब टोटल मार दो टोटल मारो कितना 1,36,000 1,26,450 बराबर ना 1,26,450 ये आ गया 1,26,450। बोलो क्या ये तुमको समझ में आया। चलो कॉपी करो अगर मान लो फ्रेट का अलग करना होता तो मैंने बताया था एक कॉलम अलग से बनाते हैं ठीक है बट मैंने आपको बताया कि आपको इसको वही करना है। अच्छा इसका अगर लिखना नेट परचेज अभी आप देखो लेजर पोस्टिंग करनी है। क्या पोस्टिंग करनी है लेजर पोस्टिंग। अब देखो लेजर पोस्टिंग में क्या क्या आएगा पहला आएगा परचेज का लेजर का फॉर्मेट तो पता ही है डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट डेट पर्टिकुलर अरे बात नहीं अभी सुनो ये लेजर पोस्टिंग करनी है परचेज की। अब वैसे तो लेजर पोस्टिंग में अपने को सब लिखना चाहिए था बट क्योंकि अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इस सब्सिडी बुक के केस में सब वापस नहीं लिखते हम सिर्फ लिखेंगे टू टोटल एज पर परचेज बुक। क्या लिखेंगे टू टोटल एज पर एकदम सिंपल। तो हमको परचेज को बताओ परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्रेडिट होता है डेबिट तो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे टू टोटल एज पर परचेज बुक ये हमको लिखना पड़ेगा ठीक है। लास्ट डे पे हो गई तो 28 तारीख दे रखा है तो लास्ट डे अप्रैल 30 होती है 30 तारीख को अपन मान लेते हैं टू टोटल एज पर परचेज बुक। अब सुनना अब
फ्रेड का हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं, तो इस टोटल में फ्रेड को इंक्लूड नहीं करना है। तो जो नेट परचेज है उसको लेंगे। तो नेट परचेज बताओ कौन सा, 64,800, यहां पर लिख देता हूं 64,800 प्लस 30,600 प्लस 30,600 बराबर ना, कितना हो गया 1,26,000। बस ये हो गया परचेज का लेजर। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो दूसरा लेजर बनेगा फ्रेड का। ठीक है, वापस सेम, टू टोटल एज पर परचेज बुक। ठीक है, यहाँ पे फ्रेड का टोटल चाहिए अपने को। फ्रेड का टोटल कितना होगा 150 पहले में, दूसरे में 200 और प्लस 100, कितना हो गया 450। खेल खत्म। क्या बोला, समझ में आया तुमको? अब अपने को तीनों पार्टी के अलग से लेजर बनाने पड़ेंगे। तो मेरी 3 पार्टी है। पहली पार्टी का नाम क्या है, अजय एंटरप्राइज दिल्ली। ठीक है, अब इसमें, अब बताओ टू में लिखो कि बाय में लिखो? बाय में, क्योंकि आप समझिए अजय एंटरप्राइज से जब परचेज किया होगा तो उसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय एंटरप्राइज। तो इसमें टू में नहीं आएगा, बाय में आएगा, जो आप अजय का लीजिए बना रहे हो। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे बाय। अब इसमें 2 चीज का अपन, अजय अपने पास 2 चीज का पैसा मांग रहा है, तो परचेज का पैसा और एक फ्रेट का पैसा। बराबर है, तो अजय परचेज का पैसा मांग रहा है, वही जो नेट परचेज था आपका 64,800 और फ्रेट का 150। तो 64,800 और 150 टोटल मारा तो वही होता है जो अपने आउटर कॉलम में लिखा था। यस, बट अपन दिखाएंगे अलग, क्योंकि अपन सेपरेट सेपरेट लेजर बना रहे हैं। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ये हो गया अजय एंटरप्राइज का लेजर। सेम वैसे अपने को बनाने का है बेटा बालाजी ट्रेडर्स। ठीक है, वैसे अपन दूसरा फॉर्मेट यूज करते तो ज्यादा इजी रहता, बट फिर क्या तुमको 2 फॉर्मेट याद करने पड़ते हैं, बराबर ना। और एग्जाम में मेन बुक ही आती है, लेजर ज्यादा नहीं है, कम आता है। तो इसके लिए मैंने वो एक ही फॉर्मेट तुमको बताया कि ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है अपने को। बाय परचेज अकाउंट कितना हुआ बालाजी से परचेज बताओ? 30,600 और 200 का फ्रेट, बराबर ना। तो 30,600 बाय फ्रेट 200 खत्म हो गया। लास्ट में थर्ड वाला क्या नाम था, तृप्ति। इसका भी सेम वे से, ठीक है। इसका भी सेम आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल 30 को 28 है ना, सॉरी इसका 28। इसका क्या था रेट 15।
और इसका चलो बाय परचेस कितना परचेस था इसका, वही 30,600। कितना है 100 बस। तो ये हो गया इनके लेजर्स। देख लें परचेज का लेजर बनाया, ट्रेड का अलग से बनाया है, उसके बाद अजय एंटरप्राइज एक लेजर बनेगा, एक बालाजी का, एक तृप्ति का। ये हो गया क्या खत्म। डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट तो एंट्री पास ही नहीं होती ना, तो उसका लेजर कैसे बनेगा, उसका तो बनेगा नहीं। बोलो समझा। चलो बनाओ लेजर फटाफट। क्या कैरी डाउन करना कर लो, नहीं करो तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे। बैलेंस अगर आप लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिखते तो भी चलेगा। वैसे परचेज और फ्रेट का लेजर मत बैलेंस मत निकालना, क्योंकि वो ट्रांसफर होते हैं P&L में। कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, बराबर है, तो उनका बैलेंस नहीं है। बैलेंस निकालो इनका निकलेगा। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना था इसका निकालो, 65,950। इसका बैलेंस निकालो 30,800 और इसका बैलेंस निकालो 30,700। ठीक है, बढ़ेंगे बाद में, इनको P&L में ट्रांसफर करना रहता है, परचेज और ये सब P&L में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अभी कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। अरे बात नहीं करना ओए। इलस्ट्रेशन नंबर 3, the following are the sum of the transaction of Messrs Kishore and Sons for the year 2022 as per their waste book, make out their sales book। मतलब उसने ऐसे इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, एक बुक में मेंटेन की हुई रफली, आपको बोला इससे सेल्स बुक बनाओ। क्या बनाओ इससे, फॉर्मेट तुमको पता ही है, वही डेट पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, सेम फॉर्मेट यूज होगा। पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। पहला सोल्ड टू गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, ये गुड्स बेचा, शर्ट का बिजनेस करता है, गुड्स बेचा है, तो बताओ क्या आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नंबर 2 फर्नीचर बेचा है क्रेडिट में, क्या ये आएगा, नहीं, फर्नीचर है ना बेटा, गुड्स नहीं है। नंबर 3 सोल्ड 50 शर्ट टू मैसेज जैन एंड सन्स 800 पर शर्ट, आएगा, आएगा। सोल्ड 13 शर्ट टू चिप स्टोर ईच फॉर कैश, नहीं आएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मैसेज माथुर एंड जैन, ये आएगा, ये आएगा। तो अगेन 3 चीज आएगी, 2 नहीं आएगी, राइट। चलो अब सिस्टम वही रहेगा, पहले उसका नाम लिखो। तो यहाँ पे देखो गुप्ता एंड वर्मा है, डेट नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, हम भी नहीं लिखेंगे। गुप्ता एंड वर्मा, तो आप लिखेंगे मैसेज गुप्ता एंड वर्मा। क्या लिखा, समझ में आया तुमको। अब सुनो, 30 शर्ट है, 30 शर्ट, 30 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 800 पर शर्ट। बताओ कितना होता है, 24,000, ये लिख दिया। फिर जो क्या है 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ 1,000। कितना आया, 20,000 बस। फिर डिस्काउंट है, तो यहाँ पे एक बार टोटल मार देता हूँ, 44,000 माइनस किया ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, 4,400। चलो आउटर कॉलम में बताओ कितना आएगा, 39,600। ये पहला पार्टी का खत्म हो गया। क्या ये समझ में आया तुमको, जैसे परचेज का था वैसे ही सेल्स का भी हुआ, कुछ खास नहीं था इसमें।
दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं आएगा बिकॉज फर्नीचर बेचा है, पर तीसरा जरूर आएगा जैन एंड सन से। ठीक है, जैन एंड सन्स। और भैया 50 शर्ट बेचे 800 वाले, तो 500 शर्ट एट द रेट ऑफ रुपीज 800 पर शर्ट। 50, चलो तो 50 शर्ट बेचे 800 के हिसाब से कितना होता है बेटा? 40,000। अच्छा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है ना, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद कौन है? थर्ड, ये हो गया। फिर चीप स्टोर आएगा, नहीं कैश में बेचा है, मैसेज माथुर एंड जेंट्स। हंड्रेड शर्ट 750 वाले, $75,000। 10 ओवर कोर्स 5,000 पर ओवर कोर्स। कितना हो गया? 50,000। टोटल मारो 1,25,000। डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट है तो यहाँ पे लेस हो जाएगा। $12,500 कितना आ गया? 1,12,500। और यहाँ पे टोटल मारो 1 लाख, ये हो गया टोटल। बोलो समझ में आया तुमको? ये था सेल्स को। किसी को डाउट है इसके अंदर तो बोल सकते हैं। चलो कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो। पोस्ट दी फॉलोइंग इनटू लेजर। इस बार आपको बुक नहीं बनाने का है, सिर्फ लेजर पोस्टिंग करने का है। तो ये बुक ऑलरेडी बेचारे ने बना के दे रखी है। कौन सी बुक है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड। तो ये सेल्स रिटर्न है कि परचेज रिटर्न है? परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड, आउट किया हमने। आउट तो आया हो तभी आउट किया होगा, आया मतलब खरीदा होगा तो आउटवर्ड किए। तो हमने देखो क्या किया है यहाँ पे, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स, उससे परचेज रिटर्न किया उसको। 136 उषा सीलिंग फैन, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 180 का था। और मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी ये था। तो ये ऑलरेडी बुक बना रखा है, ये हमको बनाना, हमको लेजर पोस्टिंग करना है। अभी लेजर पोस्टिंग किसका किसका बनेगा? तो देखो एक तो आएगा राजेंद्र का, बराबर है, दूसरा आएगा मॉडर्न इलेक्ट्रिक का, और तीसरा इसी का परचेज रिटर्न अकाउंट। कौन सा बनेगा? क्योंकि सारे जो बुक्स होते हैं उनके बैलेंस उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, तो इनका भी लेजर बनेगा, तो इनका लेजर बना जाएगा, बराबर है। तो 3 बनेंगे, पहला राजेंद्र, दूसरा मॉडर्न और तीसरा परचेज रिटर्न अकाउंट, बराबर ना? अब मॉडर्न पहले एंट्री बताओ। अगर मैं राजेंद्र को परचेज रिटर्न करता हूं तो एंट्री क्या होती है? राजेंद्र प्रकाश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बराबर है। तो राजेंद्र का अकाउंट बना रहा तो उसमें क्या आएगा? टू परचेज रिटर्न। क्या आएगा उसमें? तो ये देखो टू परचेज रिटर्न। उसी परचेज रिटर्न को यहाँ पे प्यार से बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोलते हैं उसको? तो जो उसने वर्ड यूज किया वही करना। अगर वो परचेज रिटर्न यूज करता तो हमको भी वही करना है, अगर वो रिटर्न आउटवर्ड करता तो हमको भी वही करना है। अपने आपको गिराना नहीं है, जो तुम बोलोगे वही हम बोलेंगे। क्या बोला, समझ में आया? चल अब दूसरा जो मॉडर्न है उसमें भी मॉडर्न इलेक्ट्रिक में ये एंट्री होगी। तो मॉडर्न इलेक्ट्रिक अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला, समझ में आया? तो मॉडर्न इलेक्ट्रिक अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड, तो ये दोनों आ जाएगा। अमाउंट कौन सा? इनर कॉलम क्या आउटर कॉलम का? आउटर, डिस्काउंट के बाद वाला। तो 180 और 100। अरे हाँ कि ना? अब बचा है लास्ट अकाउंट जिसका नाम है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट।
अब उसमें अपने को बार बार नाम नहीं लिखना, अपने को ऐसा लिखना है बाय टोटल एज पर परचेज रिटर्न, यानी जो इसने नाम लिया है रिटर्न आउटपुट अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? तो सीधा लिख देंगे बाय टोटल या बाय सन्ड्रीज एज पर रिटर्न आउटपुट, तो इसके बदले आप बाय टोटल वर्ड भी यूज कर सकते हो, बराबर है? तो क्या लिखेंगे, बाय टोटल एज पर द रिटर्न आउटपुट अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? तो वापस सब लिखने का काम नहीं है, मेहनत बच जाएगी। जैसे मान लो अभी मैं तुमको एक ऐसे लिखाऊं, बराबर है, और फिर नेक्स्ट पेज पे तुमको वापस वो ऐसे लिखाओ, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? अगर मान लो मुझे लिंक देना है तो हम क्या लिख देते, सेम लाइन एज अबव, ऐसा करते नहीं करते? या सेम लाइन एज पर पेज नंबर दिस, ऐसा लिखते नहीं लिखते? तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। जब यहाँ पे मैं रिटर्न आउटपुट अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मुझे सब वापस नहीं लिखना है। वापस लिखे क्या मतलब, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो हम क्या लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बाय सन्ड्रीज या बाय टोटल एज पर दी रिटर्न आउटपुट अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? बट इनके लिए अलग से लिखना पड़ेगा, जैसे राजेंद्र और मॉर्टन इनका अलग बनेगा, बट ये परचेज रिटर्न का लिखने का काम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये अकाउंट और ये अकाउंट सेम ही है। देख लो, क्या ये बुक और ये अकाउंट सेम है कि नहीं है? तो इसमें सब लिखने का काम नहीं, डायरेक्ट टोटल एज पर दिस बुक। क्या बोला, समझ में आया? तो इस तरह से 3 लेजर पोस्टिंग होती है। चलो फटाफट करो, कॉपी कर लो। बैलेंस मत निकालो, निकालो तो भी चलेगा, नहीं निकालो तो भी चलेगा, ऐसा है। क्योंकि ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्चुअली में कोई सम नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। चलो अभी यहाँ पे देखो, अभी हमको बात करनी है 2 चीज की, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। 2 वर्ड यूज होता है, एक होता है डेबिट नोट, दूसरा कौन सा होता है, क्रेडिट नोट। अब ये क्या होता है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, वो देख लेते हैं। सुना है आपने इसके बारे में पहले से, पहले कभी सुना है? डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? नहीं सुना? देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राम को गुड सेल किया, तो बताओ मैं अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपया मान लेते हैं, ये एंट्री होती है। ये सेल की एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है, सेल्स की, बराबर है। अगर मान लो मैंने परचेज किया होता तो क्या एंट्री होती, बताओ? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 1000 रुपये। क्या ये तुमको समझ में आया? अब मुझे बताओ, राम का अकाउंट हमने अपनी बुक्स में क्या किया है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो हमने राम का अकाउंट को क्रेडिट किया है। क्या बोला, समझ में आया? तो राम को भी पता है कि जो उसका अकाउंट है मेरी बुक्स में क्या है, क्रेडिट है, बराबर है। अब किसी भी रीजन की वजह से अगर राम का अकाउंट मुझे डेबिट करना रहा, अभी रीजन अलग हो सकते हैं, जैसे मान लो मुझे वो माल पसंद नहीं आया तो मैंने वापस कर लिया, या फिर मान लो उसने रेट ज्यादा लगाया था, मैं गुस्सा हो गया, भाई रेट ज्यादा लगाया, तो बोला ठीक है आप रेट कम कर लेते हैं, या कोई डिफेक्टिव पीस आ गया, माल घटिया निकला, तो कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मुझे इसका अकाउंट को मुझे ना कम करना है, मतलब कम करना मतलब जो क्रेडिट था उसको करना है, डेबिट करना है। तो ये मुझे इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि देख तूने माल भेजा था, जो भेजा वो अच्छा नहीं निकला, तो मैं उसका इतना पैसा नहीं दूंगा। तूने बोला 100 रुपया पर पीस और 10 पीस भेजे थे तो 1000 रुपये बनता है, पर तेरा माल घटिया निकला तो मैं 100 रुपये में नहीं 90 रुपये में हिसाब करूंगा। तो 90 इंटू 10 कितना पैसा होगा, 900। 100 रुपए जो है ना वो ज्यादा हो गया है, तब मुझे उसको कम करना पड़ेगा। तो कल उठ के वो मना कर लिया तो मैं क्या करूंगा, इसको एक नोट भेजूंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारा जो अकाउंट है मेरी बुक्स में जो क्रेडिट था, अब मुझसे क्या कर रहा हूँ, मैं डेबिट कर रहा हूँ। इसी नोट को बोलते हैं डेबिट नोट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोले, समझ में आया? अरे हाँ कि ना?
जैसे फॉर एग्जांपल तूने मेरी क्लास के अंदर एडमिशन लिया, बराबर है, क्या लिया क्लास के अंदर एडमिशन। तो मान लो जैसे राजन है, तो राजन ने मेरी क्लास में एडमिशन ले लिया, तो मैंने एंट्री पास की, राजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री पास कर ली, 50,000 रुपए फीस। एंट्री हुई राजन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या बोला, समझ में आया? तो राजन का अकाउंट मेरी बुक्स में क्या है बेटा, डेबिट। क्या ये समझ में आया तुमको? अब राजन अगर मुझे बोलता है, क्या सर आपने तो बोला मैं 5,000 का डिस्काउंट दूंगा, आपकी मैडम ने वो डिस्काउंट लिया ही नहीं, पूरा 50,000 ले लिया। मैं बोला क्या बात कर रहा है? बोला हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी तेरा अकाउंट कम करा देते हैं। तो मुझे क्या, इस राजन के अकाउंट को डेबिट के बदले क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, बराबर ना? तो मैंने इसको एक पर्ची लिख के दी, ये प्रूफ रहेगा तेरे पास कि मैंने क्या किया है, कम किया है। तो उसको अपन बोलेंगे क्रेडिट नोट, क्योंकि यहाँ पे डेबिट था, अब क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो क्या बोलेंगे उसको, क्रेडिट नोट। इसी तरह से मान लो अकाउंट क्रेडिट होगा, उसको अगर डेबिट करना है तो कौन सा भेजेंगे, डेबिट नोट, बराबर है? तो जो आपको अकाउंट करना है उसको नोट भेजना है। जैसे यहाँ पे राज्य का अकाउंट क्या है, डेबिट है, क्या करना रहेगा, क्रेडिट करना है, तो कौन सा नोट भेजूंगा, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट होगा तो डेबिट करना, तो कौन सा नोट भेजूंगा, डेबिट नोट। चलो अब मुझे बताओ, अगर मैंने एक कंपनी से परचेज किया है, क्या किया बेटा, जैसे राम से परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो राम का अकाउंट क्रेडिट था, अब मैं उसको वापस माल भेज रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे राम को कौन सा नोट भेजना पड़ेगा, डेबिट, बराबर है? चलो, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जो डेबिट नोट भेजते हैं वो परचेज रिटर्न के टाइम पे भेजते हैं। कौन से टाइम पे भेजते हैं, परचेज रिटर्न। और जो क्रेडिट नोट भेजते हैं ऑब्वियसली वो कौन से टाइम पे भेजेंगे, सेल्स रिटर्न, ये ध्यान रखना, बराबर है? तो डेबिट नोट कब भेजेंगे, परचेज रिटर्न के टाइम पे, और क्रेडिट नोट कब भेजेंगे, सेल्स रिटर्न के टाइम पे। अब जब भी मैं वो बुक बनाऊंगा तो मुझे उसमें नोट का, अगर नोट बनाया है तो उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा कि मैंने इसका नोट बनाया था, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी था, ठीक है? तो उसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा। अब बताओ परचेज रिटर्न हुआ तो कौन सा नोट इसने बनाया होगा, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। चलो अब देखो, 4 जैन को डेबिट नोट नंबर 101 किया, जिसमें रिटर्न टू गोयल था, जिसमें हमने 5 पॉलिस्टर साड़ी 1000 रुपए वाली वापस की। क्या ये परचेज रिटर्न बुक में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 9 जैन को गर्ग मिल्क कोलकाता एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ द गुड्स व्हिच वर परचेज फॉर कैश, क्या ये आएगा, नहीं, ये तो कैश वाला, ये नहीं आएगा, कैश बुक में आएगा ये। 16 जैन को 102 का डेबिट नोट इशू किया, जिसमें लिखा था मित्तल मिल्स को अपन ने रिटर्न की साड़ी, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 30 जैन को रिटर्न 1 कंप्यूटर बिंग डिफेक्टिव, क्या ये आएगा, नहीं, क्योंकि ये असेट रिटर्न किया है, तो ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब 2 ही चीज आएगी, एक ये वाली 4 तारीख वाली, एक 16 तारीख वाली। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो अब इसको कैसे करना है वो समझ लेते हैं। इलस्ट्रेशन कौन सा बेटा, परचेज रिटर्न बुक। देखो फॉर्मेट वही रहेगा, बट क्योंकि यहाँ पे एक नया इंफॉर्मेशन है जिसका नाम है डेबिट नोट, तो अपने को एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जो कौन सा होगा, डेबिट नोट का। तो वो सबसे पहले आएगा डेट। अब यहाँ पे डेबिट नोट नंबर लिख दो, डेबिट नोट नंबर, फिर पर्टिकुलर, फिर वही डिटेल और अमाउंट फाइल। यहाँ पे क्या ट्रेड डिस्काउंट वगैरह कुछ है, नहीं, तो डायरेक्ट अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, फ्रेट नहीं है, तो फिर अपने को डिटेल लिखने का काम नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट लिख दो तो भी चलेगा। क्या बोले, समझ में आया? तो फॉर्मेट तो सिंपल हो गया। अब देखो डेट, कौन सी डेट है सबसे पहले, 4 तारीख, 22 की 20, 22 है, हाँ ठीक है, जो भी है, नंबर है 101, बराबर ना? चलो अब आएगा यहाँ पे पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में आपको लिखना है गोयल मिल्स का, वही नाम उसका,
गोयल्स मिल्स सूरत। आप चाहे तो अंदर वो लिख भी सकते हो, क्या आपने भेजा है 5 पॉलिस्टर साड़ी। एट द रेट ऑफ ₹1000। कितना हो गया बेटा? 5000। क्या बोलना समझ में आया तुमको? फिर 16 तारीख को 102। क्या नाम है इस कंपनी का? मित्तल मिल्स। बेंगलोर। क्या रिटर्न किया है इसको? 5 सिल्क साड़ीज। एट द रेट ऑफ ₹2600। कितना होता है? 13,000। बस दो ही था ना, टोटल मार दो 18,000। बस हो गया। लेजर पोस्टिंग पूछी गया नहीं, खत्म। इतना ही था। बोलो समझ में आया तुमको ये वाला? तो बस यहाँ पे आपको एक नया कॉलम बनाने का है, इसका नाम है डेबिट नोट नंबर। बराबर है? अगर मान लो यहाँ पे सेल्स रिटर्न होता तो सेम फॉर्मेट होता, डेबिट नोट के बदले कौन सा नोट आता? क्रेडिट नोट। बस अगर नई क्वेश्चन में दे रखा तो जबरदस्ती मत बनाओ, बराबर ना? दे रखा तो ही बनाने का। जैसे इससे पहले क्वेश्चन था, देखो ये वाला, ये भी था रिटर्न का था ये वाला। क्या इसके अंदर डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर है? नहीं, तो मत बनाओ, है तो ही बनाओ। चलो कॉपी कर लो। चलो तो अभी एक बार इस चैप्टर के ट्रू एंड फॉल्स भी देख लो। निकालो तुम लोग, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है, फिर आगे की बात करते हैं। उसमें नहीं, यहाँ से देख लो ना, यहाँ से देख के बता दो। पहला बताओ क्या लिखा है, पढ़ो। तो ये बोला जो परचेज बुक में आप रिकॉर्ड करते हो, क्या वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते कि नहीं होते? यस, बराबर ना? तो क्या हो गया बेटा इसका आंसर? ट्रू। क्या हो गया? ट्रू। बराबर है? चलो दूसरा, तो पहले का ट्रू हो गया। दूसरा, क्यू ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ फिक्स असेट आर रिकॉर्ड इन द परचेज बुक। क्या फिक्स असेट रिकॉर्ड परचेज करना वाला परचेज बुक में कभी भी आएगा? नहीं, कभी नहीं आएगा। कैश में क्या होता है? कैश बुक में आएगा, और क्रेडिट में क्या होता है? जनरल प्रॉपर्ट में जाएगा। कभी परचेज बुक में आएगा नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। थर्ड वाला बताओ, कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। नहीं भैया, कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, ये भी फॉल्स। सब्सिडी बुक्स आर आल्सो नोन एज द ओरिजिनल एंट्री बुक। क्या सब्सिडी बुक में ओरिजिनल एंट्री होती है? हाँ, फर्स्ट टाइम प्राइमरी बुक हुई, तो ट्रू। बिल रिसीवेबल बुक इज अ सब्सिडी बुक। क्या लगता है बिल रिसीवेबल होता है कि नहीं होता है? यस होता है। रिटर्न इनवर्ड बुक इज आल्सो नोन एज द परचेज रिटर्न। फॉल्स। परचेज ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। फॉल्स ना? क्यों? वेरी गुड। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक में बी पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट। क्या सेल्स रिटर्न बुक का टोटल जो होता है ना, वो डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट में आता है? सेल्स रिटर्न जो है उसका जो पोस्टिंग होता है टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स अकाउंट होता है कि नहीं होता है? तो फिर इफ द सेल्स, ये ट्रू हो गया ना। लास्ट, इफ द सेल्स आर फ्रीक्वेंटली बेसिस, तो ट्रांजेक्शन कहां पे रिकॉर्ड होते हैं? सेल्स बुक में। बराबर बात है, ये भी सही है। बस हो गया। क्या हुआ? कौन सा वाला? इफ द सेल्स आर ऑन अ फ्रीक्वेंटली बेसिस, कि सेल फ्रीक्वेंटली हो रहा है, बार बार हो रहे हैं, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक। जब बार बार हो कि नहीं हो, अपन रिकॉर्ड तो कहां पे करते हैं? सेल्स वाले काम पे, सेल्स बुक में ही करेंगे ना। तो फ्रीक्वेंटली हो रहे थे तो भी सही बात है, और फ्रीक्वेंट नहीं भी हो रहा है बट सेल हो रहा है, तो भी कहां पे आएगा? सेल्स बुक में ही आएगा। क्या रीजन? तो वही लिखना पड़ेगा। जैसे ये मान लो इसने बोला कि कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, तो आप लिखोगे कि भाई फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? उसका रीजन लिखना कि जो कैश सेल्स होता है वो कौन सी बुक में आता है? कैश बुक। कैश सेल्स इज द पार्ट ऑफ कैश बुक ना। ये देखो रीजन देख लो, ये देखो।